बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हुकूमत के लिए शर्मिंदगी की बात यह है कि उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवा पाए जो कमेटी बनी हुई थी मुज़ाकरात करने वाली उससे, और इस पे हुकूमत को शर्मिंदगी हुई है। यानी कमेटी के सामने उन्होंने बड़के मारी कि जनाब आपको हम बुला देंगे इमरान खान साहब से, आप बेफिक्र हो जाएँ, चीज़ें अब ट्रैक पे आ गई हैं, लेकिन वो नहीं मिलवा पाए। और उस पर अब हुकूमती कमेटी को शर्मिंदगी भी है। अब अगली जब मुलाकात होगी तो वहाँ पे हुकूमती कमेटी बेबसी के अलावा किसी और चीज़ का इजहार कर नहीं सकती। बहरहाल दबे लफ्ज़ों में बेचारे कह रहे हैं, और वो कुछ लोग ये कह रहे हैं जी इमरान खान साहब अगर स्टेटमेंट ना देते तो चीज़ें आगे बढ़ जाती, कुछ और हो जाता, लेकिन उनका स्टेटमेंट आना, तो इमरान खान साहब ने भी स्टेटमेंट तब दिया जब उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। तो हुकूमत की ये जो नाकामी है, इससे हुकूमत का जो स्टेक है और हुकूमत के जो इख्तियारात हैं उनकी कली खुल जाती है कि हुकूमत के पास किसी किस्म की कोई इख्तियारात नहीं है। फिर एक जेल के अमले की जानिब से एक प्रोपेगेंडे का हिस्सा बना गया कि इमरान खान को मिलने ही कोई नहीं आया। तो इमरान खान साहब ने खुद भी क्लियर कर दिया कि मैंने अपने लोगों को ये कह दिया था कि मुज़ाकराती कमेटी मुझे मिलने आएगी, और मुज़ाकराती कमेटी के नाम दे दिए गए थे जेल की इंतज़ामिया को। जब उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी ने किसी को आने नहीं दिया मिलने के लिए, या किसी को इजाज़त ही नहीं दी, तो फिर बाहर जेल के खड़े होकर लोगों ने क्या करना था? वो तो मुझे मिलने के लिए आते हैं। तो यहाँ ये बहुत सारे सियासतदानों की तौहीन भी करते हैं, बुलाकर उन्हें घंटों खड़ा कर देते हैं, और उसके बाद मुलाकात बाज़ औक़ात करवाते हैं और बाज़ औक़ात मुलाकात नहीं करवाते। लेकिन एक चीज़ और जो इमरान खान साहब ने कही है, उसके ऊपर आपको गौर करना चाहिए, वो ज़रा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान ने कहा कि मेरे पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है कि मैं अपने केसेस को आलमी सतह के ऊपर लेकर जाऊँ। तो पाकिस्तान में तो गोली भी चल गई ना, अदालत इंसाफ दे रही थी, कभी नहीं दे रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ उम्मीद बाकी थी जब तक कि अदालतें आज़ाद थीं। जब 26वीं आइनी तरमीम के बाद अपनी मर्ज़ी का एक आइनी बेंच बना दिया और हुकूमत ने अपनी पसंदीदा जजेस को उसके अंदर शामिल कर दिया, तो अदलिया से भी उम्मीद ख़त्म हो गई। अब अदलिया से उम्मीद है नहीं, इंतज़ामिया पे कब्ज़ा हो गया है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस पॉलिटिकल पार्टी को कुचलने पर लगी है। तो पाकिस्तान में आवाम निकलती है तो उनके ऊपर गोलियाँ चल जाती हैं। ऐसी सूरत हाल में आलमी सतह पर मामला उठाने के अलावा इमरान खान साहब कहते हैं मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो बरतानिया में होगा, जो अमेरिका में होगा, जो यूरोप में होगा और बाकी मुल्कों में होगा, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में आएगा। और PMLN के लोग अब ये मानना शुरू हो गए हैं, जावेद लतीफ़ साहब ने कहा, कुछ और लोगों ने कहा कि बाहर से दबाव आ रहा है, और दबाव का नतीजा है कि हमें यह कहा जा रहा है कि आप मुज़ाकरात में बैठ जाएँ। PMLN के जो अपने करीबी जर्नलिस्ट हैं वो ये दावा करते हैं कि ये जो PMLN है इसका कोई इख्तियार मुज़ाकरात के ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हुकूमत में कुछ लोग कहते हैं मुज़ाकरात करें, कुछ कहते हैं नहीं करें। उनका ये दावा है, नजम सेठी साहब ने ये बात की कि इनको जो कहा जाता है बेचारे वही करते हैं, क्योंकि कठपुतली हुकूमत है और अर्दली वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने करार दिया शहबाज शरीफ साहब को, तो फिर उन्हें वही करना पड़ता है जो उन्हें कह दिया जाता है। इमरान खान साहब ने जेल से दो लोगों के बारे में कल के दिन में बातचीत हुई है, एक शहबाज गिल के बारे में और एक शेर अफजल मरवत के बारे में। शेर अफजल मरवत साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं सलमान अकरम राजा साहब के बारे में। वो ये कहते हैं जी मेरे केसेस भी ले लिए, मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट की, और सलमान अकरम राजा साहब जो है वो पार्टी में बिल्कुल नए हैं। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत साहब भी पार्टी में ज़्यादा पुराने नहीं हैं, ये लगभग एक ही टाइम पे दोनों इस पार्टी में आए। सलमान अकरम राजा साहब भी इलेक्शन से पहले इस पार्टी में मुतहरिक हुए हैं, और शेर अफजल मरवत साहब भी इलेक्शन से पहले इस पार्टी में मुतहरिक हुए हैं। ये 9 मई के बाद की बात है जब ये लोग ज़्यादा मुतहरिक हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो टाइम तो दोनों का एक जैसा है। लेकिन साकिब बशीर साहब ने एक खबर दी है, और वो ये बताते हैं कि उनके बकौल इमरान खान ने कहा कि शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस जारी किया जाए जो उन्होंने सलमान अकरम राजा से मुताल्लिक बात की है। और अलीमा खान साहब ने कहा कि इमरान खान ने सलमान अकरम राजा को अपॉइंट किया है, उन्होंने वही कहना है जो इमरान खान उन्हें कहेगा। अब आप आ जाए दूसरा बंदा जिसके बारे में इमरान खान साहब ने जेल से बात की। एक तो अपनी एहलिया के बारे में उन्होंने बड़ा एक स्टेटमेंट जारी भी किया इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर। तो आजकल शहबाज गिल साहब पे बड़ा अटैक हो रहा है पाकिस्तान में, और डिफरेंट तरफ से अटैक होता है। पाकिस्तान की मीडिया को भी उनसे शिकवे शिकायतें, वो वहाँ से भी अटैक हो जाता है। कभी उनके खिलाफ कोई औरत कार्ड आ जाता है, कभी उनकी ज़बान को लेकर उनके ऊपर अटैक आ जाता है, कभी लोग कहते हैं वो पाकिस्तान से बाहर क्यों है, कभी कोई उन पर इल्ज़ाम लगाता है कि किसी मखसूस जर्नैल ने उन्हें पाकिस्तान से बाहर भिजवाया था। अब वो शहबाज गिल साहब रोज़ाना पूछते हैं जर्नैल का ना ही दस दो, तो कोई बंदा नाम लेने को भी तैयार नहीं है। तो शहबाज गिल साहब जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा
अटैक हो रहा था, और अटैक होने की एक रीज़न समझ भी आती है कि शहबाज गिल उन चंद लोगों में से एक है जिनके बाहर जाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा मुतहर्रिक हुए वहाँ पे, और इन्होंने हर एक के साथ राब्ता रखा हुआ है। एक बड़ी ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन बनाई हुई है शहबाज गिल ने, और वो कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। कभी अमेरिकन को मिलते हैं, कभी यूरोपियंस को मिलते हैं। बहुत तेज़ी से उन्होंने दौरे भी किए, यूरोप भी गए, इंग्लैंड भी गए, अमेरिका भी गए, हर जगह पे वो आपको दिखाई भी देते हैं। और दूसरा, शहबाज गिल जो है वो क्योंकि अमेरिका में पहले रहे, वो उनके मजाज भी समझते हैं वहाँ के लोगों के, तो उन्होंने वहाँ के लोगों को उनकी ज़बान में काफ़ी कुछ समझाया कि एक्चुअली इमरान खान के साथ पाकिस्तान में हो क्या रहा है, और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर मामला कहाँ पहुँचे हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक वॉइस और मिल गई, और एक नाम आप नहीं भूल सकते, वो है डॉक्टर मोहित पीरज़ादा का। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा के ऊपर गुज़िश्ता चंद दिनों से अटैक हुआ, और अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में डॉक्टर मोहित पीरज़ादा पे और शहबाज गिल पे मजीद फोकस करके अटैक किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये दोनों लोग जो हैं, इनका बाहर मौजूद होना और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से सबसे राब्ते में होना, हर ग्रुप के साथ मुतहर्रिक होना, ये उन सारी चीज़ों को तेज़ करता है जिसको पाकिस्तान के अंदर ये निज़ाम स्लो करना चाहता है। और उन्हें ये लगता है कि ये लोग इफ़ेक्टिव हैं, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव लोग हैं, और इनकी एक्टिविटी जो है उससे असर पड़ता है। अभी जो कुछ एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं और जो हुई हैं हाल ही में, उनमें डॉक्टर मोहित पीरज़ादा का नाम आप निकाल नहीं सकते, वो भी इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो डॉक्टर शहबाज गिल की इमरान खान साहब ने तारीफ़ की इस बुरे वक्त में जब उनके ऊपर अटैक हो रहा है। तो इमरान खान ने कहा कि शहबाज गिल मेरा वफादार साथी है, और शहबाज गिल के ऊपर पूरे एतमाद का इजहार किया इमरान खान साहब ने जेल से स्टेटमेंट देते हुए। तो चले, शहबाज गिल साहब का तो काफ़ी कंपनसेशन हो गया, उनकी एक पार्टी है, उनकी पार्टी का लीडर है, और उनकी एफर्ट को अगर वो ये कह रहा है कि वो बेहतरीन एफर्ट है। और इमरान खान साहब ने मेरी इतला के मुताबिक चंद दिन पहले शहबाज गिल को जेल से एक पैगाम भी भिजवाया था, और उस पैगाम पे इस वक्त शहबाज गिल काम कर रहे हैं। आपको आने वाले दिनों में कुछ डेवलपमेंट्स नजर आएंगी। रेमिटेंसेस के बारे में हुकूमत के लिए अच्छी खबर यह है कि दिसंबर के महीने में, क्योंकि इमरान खान साहब ने दिसंबर के महीने में फॉरेन रेमिटेंसेस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा पाकिस्तान में भेजते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कहा था कि आप पैसा पाकिस्तान में ना भेजें या पैसा कम भेजें। लेकिन हुकूमत के लिए जो हुकूमत ने खबर दी है और जो आदाद शुमार हुकूमती ज़राए से आए हैं, वो ये बताते हैं कि गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस दिसंबर के महीने में 2024 का जो दिसंबर था, उसमें जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं उनकी मिकदार में इजाफा हुआ, और वो 3.1 अरब डॉलर तक गई हैं। गुज़िश्ता साल जो है वो 3 अरब डॉलर से कम थी, उससे पहले और कम थी, उससे पहले और कम थी। तो ये मतवादर बढ़ती रहती हैं, रेशो तो वही है बढ़ने की, लेकिन इनमें इजाफा हुआ है। और इसको हुकूमत ऐसे ले रही है जैसे इमरान खान साहब की कॉल के अगेंस्ट गए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनका ये कहना है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के रेमिटेंसेस वाला मामला है, इसका डाटा और इसके असरात, वो ये कहते हैं कि अगले 2 से 3 महीने में आपको नजर आना शुरू होंगे। इसका इंपैक्ट एकदम नहीं आएगा, और सरकारी डाटा के ऊपर उंगलियां भी उठाई जाती हैं, थोड़ा बहुत मैनेज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये 1-2 महीने मैनेज हो सकता है, लंबे अरसे के लिए आप मैनेज नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि अगर ये चलती रही मुहिम, तो इसका जो असरात हैं वो फरवरी के एंड में या मार्च के एंड में, उस वक्त कहीं पे आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। बहरहाल ये तब भी पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल तो रेमिटेंसेस बड़ी हैं हुकूमती दावे के मुताबिक। अच्छा, इसकी 1-2 वजूहत और भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब की जो कंपेन है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से एक दरखास्त उन्होंने की थी कि आप फॉरेन रेमिटेंसेस जो है उनको रोकें, जो पैसा वो बाहर से भेजते हैं उसको कम करें या रोकें, इसको तहरीक इंसाफ ने भी संजीदगी से नहीं लिया। इमरान खान साहब ने कई मरतबा जेल में तहरीक इंसाफ के लोगों को कहा कि इस मसले को उठाएं, इस पर बात करें, लेकिन क्योंकि इस पर कोई बड़ी कंपेन चली नहीं अभी तक। आप गौर करें तो सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानियों में कंपेन चलाने का मामला है, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस तरीके से अभी ओन नहीं किया जैसे एक भरपूर कंपेन चलाई जाती है। बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन मुज़ाकरात से ज़्यादा उम्मीदें बांध ली थी, हालांकि इन मुज़ाकरात में सिर्फ टाइम गेन किया गया है हुकूमत की जानिब से। और जो 26 नवंबर का एक सिलसिला था जो वहाँ पे कत्लेआम हुआ, उस पर जो आवाज़ उठाई जा रही थी, उस आवाज़ को मद्धम कर दिया गया है इस बीच में। यानी मैं आपको सीरियसली कहता हूँ कि गुज़िश्ता कई वीलॉग्स में मैं हूँ या बहुत सारे और लोग हैं, तवज्जो तो बटी है ना, बाकी इश्यूज़ की तरफ गए हैं। वो जो गोली क्यों चलाई थी, 26 नवंबर का कत्लेआम, लाशें कहाँ पे गई,
या लापता अफराद जो है वो किधर हैं, उनकी तस्वीरें किधर हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी फैमिलीज किधर हैं, उनकी फैमिलीज के इंटरव्यूज क्यों नहीं आ रहे, एफआईआर क्यों नहीं हो रही, सीसीटीवी फुटेज कहाँ पे है, अस्पतालों का रिकॉर्ड कहाँ पे है, अस्पतालों की सीसीटीवी फुटेज कहाँ पे है। तो ये सारा डाटा और इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं हो रहा था। तो ये हुकूमत उसको टोन डाउन करने में कामयाब तो हुई है, ये आपको मानना पड़ेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से इस कंपेन को सीरियस लेगी या फिर ये मामला जो है वो ऐसे ही लटका रहेगा। फौजी अदालतों के हवाले से नाजरीन बहुत अजीबोगरीब सवाल पैदा होना शुरू हो गए हैं। एक सवाल उठाया गया अदालत में कि जो ऑफिसर फौज का ट्रायल को चलाता है वो ऑफिसर खुद से फैसला नहीं देता। ये देखें कैसी अजीब बात है। यानी जो जज केस सुनता है वही जज फैसला देता है ना। ये तो नहीं होता कि जो जज केस सुन रहा है वो बड़े जज को केस सुनने के बाद बता देगा जी मैंने ये सुना है, तो बड़ा जज घर बैठ के फैसला दे देगा या किसी और दफ्तर में बैठ के फैसला दे देगा। ऐसा होता नहीं है। हर काजी को मुकदमा खुद सुनना पड़ता है फैसला करने के लिए। लेकिन यहां पे जो है वो ये बताया गया कि जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है वो खुद नहीं बड़े अफसर को भेजता है और बड़ा अफसर फैसला करता है। जो केस को सुने ना वो केस का फैसला कैसे कर सकता है। ये बात भी आईनी बेंच में उठाएगी। लेकिन आईनी बेंच जिन लोगों पर मुश्तमिल है ये पसंदीदा जजेस हैं और काजी फायद ईसा के बहुत करीब थे, और ये जजेस फैसला तकरीबन वही देंगे जो काजी फायद ईसा चाहेंगे या जो काजी फायद ईसा साहब के हमायती हैं वो चाहेंगे। ये फैसला तकरीबन वैसा ही देंगे। बल्कि कुछ जो रिपोर्टर हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं और वो खुलकर ये बात अब बता रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो इस बेंच के आईनी बेंच के सरबराह जिनको बनाया गया है, जिन्होंने अपने आप को खुद ही वोट दे दिया था, उनके बारे में बता रहे हैं कि ये बिल्कुल काजी फायद ईसा की तरह अदालत चला रहे हैं। यानी जब भी कोई मामले में फंस जाते हैं मिलिट्री कोर्ट वाले या उनके वकील, तो जस्टिस अमीनुद्दीन उनको रेस्क्यू करते हैं। जैसे काजी फायद ईसा साहब इलेक्शन कमीशन को रेस्क्यू किया करते थे, आपको याद होगा। तो वो कह रहे हैं बिल्कुल हमें एक झलक नजर आती है काजी फायद ईसा की जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब में। और हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने भी शिकवा किया कि जी मेरी अपनी अदालत में उन्होंने तौहीन की है, मैं उम्र में भी उनसे बड़ा हूं और मैं जुल्म का शिकार हो रहा हूं जो उनके बेटे के साथ हो रहा है। बहरहाल एक स्टेटमेंट मुझे, क्योंकि मैंने नाम ले लिया हफीजुल्लाह न्याजी साहब का, तो उनको एक स्टेटमेंट है लेकिन उस पर मैं बाद में आता हूं। जस्टिस मंदुखेल साहब ने कहा कि मैं खुद को परफेक्ट नहीं समझता आज तक, हालांकि कब से वो लगे हुए हैं, 3 दहाइयों से ज्यादा हो गई है वो कानून के इसी शोबे में। वो ये कहते हैं कि फौजी अफसर कैसे इतनी सख्त सजा दे सकता है जब मैं खुद अपने आप को परफेक्ट नहीं समझता। 4थी दहाई उनकी चल रही है। तो अब मामला एक और भी उठा है कि त्यारा साजिश केस नवाज शरीफ साहब का, आर्मी चीफ को हवा में टांग दिया था, वो तो फौजी अदालत में नहीं चला। जो मेहरान का जो एयरबेस का केस था जहां पे इतना पाकिस्तान का नुकसान हुआ वो भी फौजी अदालत में नहीं चला। फिर इस तरह जो जीएचक्यू के ऊपर एक अटैक हुआ था जिसमें फौजी शहीद भी हुए थे, अंदर तक अटैक हो गया था, उसमें भी कोई फौजी अदालतों में केस नहीं चला। तो ये केसेस जो सिविलियंस के हैं ये फौजी अदालतों में कैसे चल सकते हैं। हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसके ऊपर मुझे जरूर बात करनी है, क्योंकि हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने बात तो ठीक की है लेकिन वो सिर्फ तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं, दूसरा रुख वो देखना नहीं चाहते। हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने नवाज शरीफ की सियासत तबाह करने पर इमरान खान से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान को पता नहीं उन्होंने नवाज शरीफ के साथ क्या कर दिया है। नून लीग की सियासत टके टोकरी हो गई है। नवाज शरीफ की सियासत को भंबोर कर सिस्टम से निकाल दिया इमरान खान ने। तो इस बात पे इमरान खान नवाज शरीफ से माफी मांगे। तो न्याजी साहब हमारे सीनियर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और उम्र में भी बहुत बड़े हैं। मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं। तो मैं उनसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं कि न्याजी साहब दोनों ने अपना अपना रास्ता खुद चुना। जिस रास्ते पे नवाज शरीफ चला उसने उसी मंजिल पे पहुंचना था जिस रास्ते से वो मंजिल मिलती है, यानी जो मंजिल है उस रास्ते की वहीं पहुंचना था। इमरान खान ने भी अपना रास्ता खुद चुना है कि मैं इस रास्ते पे चलूंगा और ये मंजिल पे पहुंचूंगा। तो दोनों के पास इंडिपेंडेंट ओपिनियन थी या अपनी आजाद राय थी कि उन्होंने कौन सा रास्ता चुनना है। तो नवाज शरीफ साहब ने रास्ता चुन लिया बूट पॉलिश वाला। तो उसकी मंजिल वही है ना, कभी पॉलिश मुंह पे लग जाती है, कभी हाथ पे लग जाती है, कभी कपड़ों में लग जाती है। इमरान खान साहब ने रास्ता चुन लिया कमर सीधी रख के खड़े होने वाला, चाहे बेड़ियां हो पैरों में और हाथों में। तो यहां पे इज्जत मिल जाती है, बेशक चोट लगती है, दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रास्ता इज्जत वाला चुना है। तो मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी चॉइस का ज्यादा इसमें अमल दखल है। इमरान खान साहब का कसूर इतना बड़ा नहीं है। हाँ, लेकिन यह अच्छी बात है कि अगर नवाज शरीफ और इमरान खान मिलकर एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बाहर कर दें और उसका किरदार वहीं तक महदूद कर दें जितना होना चाहिए, तो पाकिस्तान का बड़ा भला हो जाएगा। यह मैं आपको बार बार कहता हूं कि सारे चोर मिलके भी ना एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से निकाल दें
तो पाकिस्तान का भला हो जाएगा, पाकिस्तान बेहतरीन रहने की जगह बन जाएगा अगले 10-20 साल में। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट का किरदार ऐसे ही रहा पाकिस्तान में जैसा गुज़िश्ता 70 साल से है, तो 70 साल से हम जहां पहुंचे हैं ना, अगले 70 साल में भी फिर हम कहीं पहुंच नहीं सकेंगे, खुदा न खास्ता, जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो चीजें नजर आती हैं साफ। दूसरा, काजी फायद ईसा साहब का जिक्र हुआ, तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो काजी फायद ईसा साहब का भी नाम शामिल करें अगर वो मेरी गुजारिश सुन रहे हैं तो। खासतौर पर अभी जो मामला फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, ये इनका आप देख लें, इनका लोगो वोगो भी है और ये इनकी तंजीम है, इन्होंने इस पर ट्वीट भी किया हुआ है, मैंने आपको इनका पूरा मिशन बताया था पहले। तो ये जो है ये पहले बरतानिया में प्रोग्राम करवा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफिंग, और उसके बाद जो है वो एक प्रोग्राम होने जा रहा है अमेरिका में, और फिर अमेरिका में एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन भी आने जा रही है। तो इनसे गुजारिश है कि आप काजी फायद ईसा साहब को कैसे भूल सकते हैं। पाकिस्तान में हर जुल्म के अंदर जो बेहतरीन सहूलतकारी की है, बल्ले का निशान छीनने से लेकर लेवल प्लेइंग फील्ड छीनने से लेकर आरओज जो है वो ब्यूरोक्रेट्स को लगाने से लेकर जो जो जुल्म और बर्बरियत हुई उसके ऊपर खामोश रहने से लेकर हर चीज में काजी फायद ईसा ने यह तक कह दिया कि किचन में गर्मी बहुत है और अगर लगती है तो फिर आप यहां पे नहीं खड़े हो सकते, निकल जाओ यहां से, दौड़ जाओ। तो मेरे ख्याल में किचन की गर्मी इतनी ज्यादा है कि काजी फायद ईसा साहब इस वक्त खुद खड़े नहीं हो पा रहे। नाजरीन, कुछ और खबरें हैं और उनमें एक पीएमएलएन की तरफ से सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई है कि इमरान खान हमें तंग करने के लिए जानबूझकर जेल में बैठा हुआ है। और अब तो पीएमएलएन के लोग कहना शुरू हो गए कि इमरान खान साहब को चाहिए कि जाएं जेल से निकले। उन्हें भी यह पता है कि इमरान खान के पास ऑफर मौजूद है, लेकिन उसके लिए इमरान खान साहब को जेल के छोटे दरवाजे से निकलना पड़ेगा। दरवाजा थोड़ा थोड़ा बड़ा कर रहे हैं वो कि ठीक है खान साहब इतना सा झुक के निकल जाए। खान साहब कहते हैं नहीं, वड्डा फाटक खोलो, जैसे मुझे पकड़ के इज्जत के साथ अंदर लेकर गए थे उसी इज्जत के साथ मैं पकड़ के बाहर आऊंगा। मैंने छोटे दरवाजे से नहीं गुजरना जहां से जरदारी गुजरा, जहां से नवाज शरीफ गुजरा, जहां से बाकी सियासतदान गुजरे, मैं उससे गुजर कर बाहर नहीं आऊंगा इस जेल में से, मेरे लिए बड़ा फाटक आप खोलेंगे। तो अब पीएमएलएन के लोग जो तकरीबन मिन्नत तरले पे भी आ गए हैं और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे पास अब बाहर जाने के अलावा, आलमी सतह पर अपने केसेस उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। और आप आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के कुछ आर्टिकल भी छपते हुए देखेंगे, आपको इंटरनेशनल मीडिया में इमरान खान की वॉइस भी सुनाई देगी। एक खबर और आई है नाज़रीन, और खबर यह आई है कि मुत्तहिदा अरब अमारात को शिकार खेलने के लिए और महल्लात के लिए 14,000 कनाल अराजी अता कर दी गई है। इन 14,569 कनाल अराजी उन्हें दी गई है हुकूमत पंजाब की जानिब से, और सालाना इसके ऊपर जो पैसा मिलेगा लीज पे वो मिलेगा जी 54,536 रुपए। यानी 54,536 रुपए के एवज 14,569 कनाल अराजी सालाना दे दी गई है लीज पे, शिकार के लिए और महल्लात वगैरह और चीज़ें बनाने के लिए अपनी मुत्तहिदा अरब अमारात को ताल्लुकात बेहतर होंगे इससे। लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या 1,000 कनाल अराजी भी यूएई में या अबू धाबी में पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को मिल सकती है? वैसे ही मेरा जहन में है कि सवाल मैं कर सकता हूं, सवाल तो कोई भी आपके दिमाग में आ सकता है, तो मैंने ये एक सवाल उठाया, खुद ही इसका जवाब सोच लीजिएगा। अब एक चीज़ और है कि जो अमेरिका में आग लगी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर बनती जा रही है, एक तो डोनाल्ड ट्रंप को सज़ा हो गई है लेकिन उन्हें सज़ा सुनाई नहीं गई। यानी आपको अजीब लगेगा ये सुनने में, लेकिन मैं एज इट इज़ आपको बता देता हूं कि नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जुर्म साबित हो गया मगर वो सज़ा से बच गए हैं। गैर मशरूत तौर पर उनको रिहा कर दिया गया है और ट्रंप को यानी अब सज़ा वज़ा कोई नहीं हुई, गैर मशरूत तौर पर वो रिहा हो गए हैं, लेकिन उनका जुर्म साबित हो गया है और ये अमेरिका की तारीख में पहला कन्विक्टेड प्रेसिडेंट भी होगा, ये भी दावा किया जा रहा है खबरों में। अब ट्रंप ने इसे सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दिया है और जज को बदउनवान भी करार दिया है। ये पहले मैं आपको बता चुका हूं। लॉस एंजलिस में जो आग लगी है उसके हवाले से नाज़रीन, कैलिफोर्निया का जो एक बड़ा मशहूर एरिया है लॉस एंजलिस, वहां पे अचानक आग लगी है। उससे अब तक जो नुकसान हुआ मैं आपको बता देता हूं। 3 दिन हो गए हैं ये आग बुझाने में अमेरिका नाकाम हो रहा है। 2 लाख अफराद तकरीबन बेघर हो गए हैं और 70 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं जो आइंदा चंद दिनों तक चलती रहेंगी। ये इतनी तेज हवाएं चल रही हैं कि इनकी वजह से आग बुझ ही नहीं पा रही। जैसे ही आग एक जगह बुझाने लगते हैं वो आग आगे ट्रेवल करती है, आगे ट्रेवल करती है, पूरा का पूरा शहर ऐसे जल रहा होता है। वो मनाजिर देखते हैं, बड़े हौलनाक किस्म के मनाजिर हैं। तो लॉस एंजलिस के 2 जोन्स में अभी तक आग फैली हुई है और दर्जनों हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। 10 लाशों की अब तक तस्दीक हो गई है। 10,000 के करीब घर, इमारतें, कमर्शियल एरिया, ये 10,000 अमलाक को नुकसान पहुंचा है, मुकम्मल तौर पे ये तबाह हुई हैं। जो हॉलीवुड हिल्स हैं जहां पे बहुत सारे शोबिस स्टार्स हैं बड़े बड़े, उनके वहां पे बहुत बड़े बड़े घर हैं, फॉर्म्स हैं,
वो मुकम्मल तौर पे जल के तबाह हो गए हैं। लोगों को वार्निंग देकर अभी भी कई इलाकों से निकाला जा रहा है। एक बंदा गिरफ्तार किया है लॉस एंजलिस पुलिस ने, जिसपे उन्हें शक है कि इस बंदे ने आग लगाई है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता। नासा की एक बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री है, वहां पे उसको बचाने की अब कोशिश कर रहे हैं। कुछ इतलात ये हैं कि उसको बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी वो खतरे में है, क्योंकि आइंदा चंद दिनों तक बहुत तेज हवाएं चलेगी। एक चिंगारी भी निकलती है तो हवा जो है वो भड़क जाती है। नादरीन, एक खबर मैंने दी थी और वो खबर गलत थी। वो खबर एक्चुअली मैं नॉर्मली जब खबर देता हूं इस तरह की तो मैं रिपोर्टर का नाम ले लेता हूं, वहां पे मेरे से गलती हुई, मैंने रिपोर्टर का नाम नहीं लिया। तालिब फरीदी साहब के हवाले से एक खबर आई थी मेरे सामने। वो एक बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूं। उनकी बहुत ज़बरदस्त कवरेज और बड़ी ज़बरदस्त खबरें उन्होंने ब्रेक की है। तो उनका नाम क्योंकि लिखा हुआ था तो मैंने खबर बगैर तस्दीक किए दे दी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो दफातर बंद हो रहे हैं कतर एयरलाइंस के, लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। उन्होंने तरदीद की है उनके दफातर पाकिस्तान में बंद नहीं हो रहे, लेकिन हाँ बहुत सारे और दफातर पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश की वजह से बंद हो रहे हैं और कई मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। ये ARY ने रिपोर्ट किया है। तो यहाँ पे वहाँ पे भी मुझे नाम लेना चाहिए था, तो मैं नाम नहीं ले पाया। तो इसलिए मैं बताना भी मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आपको बताऊं कि उन्होंने बताया कतर एयरवेज ने कि उन्होंने अपने वहाँ पे दफातर बंद नहीं किए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।